तो मैं फिर कहना चाहूंगा जिहाद चलेगा नहीं। वो कॉकरोच जो रात में निकलते हैं और ढूंढते हैं कुछ खाने पीने का जहाँ जो मिल जाए और दिन में फिर छुप जाते हैं। आप किससे डरते हैं? हाँ, डर मैं अपनी पत्नी से डरता हूँ। ट्रैफिक जाम है, परेशानियां हैं, इस वक्त तीनों पार्टी आपकी हैं। रोड पे सरेआम नशा बिक रहा है, रोड पे सरेआम क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं। गुरु कौन है आपका? गुरु राजनीतिक तो मैंने लेके आए मनोज तिवारी। आप भजनपुरा मार्केट में गए होंगे, बिल्कुल ठीक कभी है। गाड़ी निकाली है आप? मैं कह रहा हूँ, मैं तो अभी बोला कि मैं गाड़ी नहीं लेके जा सकता। भजनपुरा में 10 बार सोचना पड़ता है। पर डे 800-1000 रुपए उन पटरी वालों से दुकानदार लेते हैं, क्या उनका राइट है? नहीं। अतिक्रमण वो करवा रहे हैं। हाँ। इस पे आज ही स्ट्रिक्ट एक्शन में शुरू कराता हूँ। हाँ, तो हम किसी के काम के खिलाफ नहीं है। राइट, जो लोग उगाही का काम कर रहे हैं उनकी व्यवस्था को बिल्कुल हम ठीक करेंगे। वो चंदा चोरी का मामला याद है अयोध्या का? जी बिल्कुल। लोगों की आस्था पे सीधा चोट हुई है। जी, हमारी भावनाएं ठीक नहीं होती तो पकड़ा किसने होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज हम एक नए पॉडकास्ट के साथ आए हैं और इसमें हम एक ऐसे गेस्ट को लेकर आए हैं जिनकी कई फील्ड में महारत हासिल है। राजनीति, डॉक्टर, प्रोफेसर और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी लोग उनको जानते हैं। मगर शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, दिल्ली को कैसे देखते हैं, राजनीति कैसे देखते हैं, इन सब पे उनसे हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर यूके चौधरी डॉक्टर साहब भी हैं, नेता भी हैं और अगर कहा जाए तो कभी कभी अभिनेता वाली हरकतें भी कर देते हैं, उसमें भी ये महारत हासिल रखते हैं। तो शुरुआत इनसे करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार चंद्रजीत भाई। डॉक्टर साहब, क्या कहें, नेता कहें, डॉक्टर कहें, किस नाम से संबोधित किया है आपको? जी देखिए, संबोधित तो सभी के मिक्सअप के करना पड़ेगा, सभी के मिक्सअप से करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ ही निभा रहे हैं अभी तो रोल। और समय आने पे अगर और कोई बड़ा रोल मिलेगा, बेहतर रोल मिलेगा किसी भी फील्ड में, तो उस फील्ड की तरफ और अच्छे से बढ़ेंगे। अभी जितना है उसको बैलेंस करके चल रहे हैं जीवन में। और मुझे लगता है कि आप सब कुछ कह सकते हो। नेता तो शब्द बड़ा एक डिफरेंट हो गया आज के दिन। राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी में एक सेवक की जो भूमिका है, सेवक, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सेवक, और लोगों के बीच अपने अस्पताल को लेकर एक जिसे गंभीरता से एक मेडिकल सुविधा देना, दांत की सुविधा देना। डॉक्टर साहब, चलो जब जीवन की बात आई है, राजनीति की बात आई है, शुरुआत की बात आई है, तो शुरुआत आपके बचपन से ही करते हैं। राइट। आप यहाँ तक पहुँचे, इस मुकाम तक पहुँचे हैं जी। मगर इससे पहले आप दूध निकालते थे, गाय भैंस के माहौल में आप रहते थे, वहाँ आपकी फैमिली में ये सब काम होता था, टीचर थे आपके फादर जी। ऐसा ऐसा माहौल, और उसके बाद आप नेता बन गए, डॉक्टर बन गए। ये चेंज कहाँ से आया, संस्कार कहाँ से इस चीज़ों के मिले हैं आपको? जी, तो बहुत अहम सवाल है। मेरा जन्म हुआ मेरठ डिस्ट्रिक्ट के, जो कि कंस्टिट्यूएंसी बागपत पड़ती है, लोकसभा बॉर्डर है बिल्कुल वो। तो वहां पर जन्म हुआ और होम डिलीवरी जैसी होती है। मदर बताती है 1 घंटा लग गया नाल काटने के लिए। गांव में पुराने जमाने में हमारे कुछ लेडीज हुआ करती थी जिन्हें दाई बोल देते हैं या कुछ भी, तो उनको इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो वो उन्होंने बताया कि वो 1 घंटे बाद आई तो तब तक पड़े रहे मिट्टी में। तो मुझे लगता है वहीं से मजबूत हो गए शायद, क्योंकि जो देश की मिट्टी है, जो अपने गांव की मिट्टी है, उससे ज्यादा मजबूत आपको कोई नहीं करता, क्योंकि वहीं से आपको संस्कार, वहीं से आपको एनवायरनमेंट मिलते हैं। तो 4-5 साल का जब मैं था तो माताजी के साथ मैं दिल्ली आ गया और आकर हम लोग मॉडल टाउन रहे, किराए के मकान में। तो जब वहाँ मॉडल टाउन में रहे तो वहीं के सरकारी एमसीडी के स्कूल से पहली दूसरी पास करी। 1978 जब बहुत बाढ़ आई थी, उससे पहले ही एक प्लॉट भजनपुरा में ले लिया था और उस प्लॉट में जो है वो हमने कंस्ट्रक्शन करके 78 में हम इधर शिफ्ट कर गए अपने घर में भजनपुरा। जी जी। और 300 गज का प्लॉट था। तो और मेरी ननिहाल बहुत नजदीक है दिल्ली से, चिरौड़ी लोनी में। जी। तो नाना जी, हमारा तो परिवेश सारा गांव में भैंसों का दूध, गाय का है। तो उनके पास डेयरी थी, 10-12 भैंस रखते थे। तो मदर को भी शौक था, क्योंकि बचपन में बच्चा जैसे देखता है वैसे ही पलता है, तो खुद दूध निकालना जानती थी। तो दो भैंस हमने रखी और एक अर्निंग सोर्स डेवलप हुआ बहुत। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा भी हुआ कि अगर वो बारिश हो रही है या कुछ हो रही है या उनके घर में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बुजुर्ग है, तो खुद हम भी दूध दे के आए उनके घर में। तो दूध बेचने वाले
रहे हम बचपन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अपना जो मूल काम है ना, उसी से आदमी बड़ा बनता है। कई लोग सोचते हैं पिताजी की छोटी दुकान है, यस, पिताजी की छोटी दुकान है, इस पे नहीं बैठूंगा चाहे कुछ कर लूं। नहीं, अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो आप उसमें सहयोग करिए और धीरे धीरे करके दूसरी लाइन, तीसरी लाइन जो भी चूज करनी है वो करिए, और उसके बाद आप अच्छा महान व्यक्तित्व बनेंगे। तो ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं। मेरा मतलब, मेरा आज पॉडकास्ट आपके साथ ये कम और अध्यात्म ज्यादा है, हाउ टू बी सक्सेसफुल ज्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं उस प्रकार से मुझे आनंद आ रहा है कि चीजों को बताने में अपनी, कि मैं ऐसे हुआ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बने जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? अच्छे खासे फेमस हैं, लोग आपका मान सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टरी का पेशा जो आपने अपनाया है ये काफी आपको हाइप देके गया है। काफी लोग आपकी इसकी रेस्पेक्ट करते हैं और आपका काम भी बोलता है। मगर डॉक्टर के साथ साथ जी, आप एक नेता बने। जी, आज आप जिला अध्यक्ष हैं उत्तर पूर्व दिल्ली का, ये बहुत बड़ा इलाका आता है। ऐसे में कि यहाँ के सांसद आपके अंडर में आते हैं, क्योंकि इलाका आपके अंडर में आता है, जिला अध्यक्ष आप वहाँ के, 7 विधायक आते हैं आपके इलाके में, हैं, निगम पार्षद आते हैं। तो इतना बड़ा एरिया, उसको कैसे मैनेज करते हैं और डॉक्टरी का पेशा कैसे आपने शुरुआत की? जी, बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर तो जो बनने की बात है, वो बड़े ब्रदर मेरे सिविल इंजीनियर हो गए थे, एडमिशन हो गया था उनका, उन्होंने लगभग कंप्लीट कर ली थी। तो उस वक्त सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत डाउन चला गया था, कंस्ट्रक्शन उतनी होती थी। आई एम टॉकिंग ऑफ, मुझे लगता है ये 85 के आसपास की बात है, 85-86 की बात है। तो जब वो स्कोप डाउन हुआ, जॉब लगने में थोड़ी मुश्किल हुई। अभी तो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली एम्स में। लेकिन शुरुआत में जब दिक्कत आई तो फादर को लगा यार मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग था। मेरा मतलब, मुझे ध्यान है कि मैं पहली से और 12वीं तक कभी 97-98 से कम नहीं आए नंबर, क्योंकि पिताजी भी अध्यापक मैथमेटिक्स के थे। तो उन्होंने जो मेहनत की उसका रिजल्ट आता था। तो फिर पिताजी को लगा यार ये मेडिकल फील्ड आपके लिए चूज करते हैं। तो मुझे सच बताएं, मुझे कुछ पता नहीं था मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या है। बस जो दिशा दे दी पिताजी ने उस पर चले गए। और जैसे एग्जाम दिया तो मेरा पहला सिलेक्शन हुआ गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार गवर्नमेंट कॉलेज है आयुर्वेद का। बिल्कुल। और मैं, क्योंकि वो लेट कुछ एडमिशन हुए थे, तो जैसे 4 महीने हुए तो नेक्स्ट एग्जाम आ गया। नेक्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया तो मेरा बीडीएस में हो गया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। और हमारे यहाँ 40 सीटें होती हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, और 7-8 मेडिकल कॉलेज वैसे थे। तो हमारा वेटिंग से एमबीबीएस में नंबर आ जाता है। लेकिन जब वेटिंग से नंबर आने का विषय आया तो हमारे यहाँ डॉक्टर सतीश वशिष्ठ बहुत पुराने एमबीबीएस हैं, तब से हैं, जब से हम बचपन से। तो पिताजी ने कहा मैं सलाह लेता हूँ एक बार, कैसे करना है। तो डॉक्टर सतीश वशिष्ठ ने कहा यार देखो, मैं बता रहा हूँ आप इसको डेंटल में रखो। वो इंपॉर्टेंस जानते थे, डेंटिस्ट बहुत कम थे। खुद को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहीं 20-20, 15-15 किलोमीटर तक अच्छा डेंटिस्ट नहीं मिलता था। सही बात है। तो उन्होंने जो विजन दिया पिताजी का, वो उसमें सद हुए और उन्होंने कहा नहीं, डेंटिस्ट्री करनी है। और मैं समझता हूँ वो निर्णय जीवन का वन ऑफ द बेस्ट निर्णय रहा कि मैं डेंटिस्ट बना। क्योंकि अगर स्कैरिसिटी थी तो 98 में मैंने बीडीएस के बाद एमडीएस पास कर लिया। और एमडीएस पास करने के बाद, ड्यूरिंग एमडीएस पास करने के 2 दिन पहले ही हमारा इंटरव्यू हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और आई सिलेक्टेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और साथ साथ एक सिलेक्शन और हुआ यूपीएससी से, मेडिकल ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश। जी। तो जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी की नौकरी ज़्यादा इफेक्टिव प्रोफेसर बनना जो है वो ज़्यादा वो रहता था। गवर्नमेंट में पोस्टिंग कभी किसी गांव में, कभी किसी कस्बे में होनी थी, तो उससे देख के वो किया। और साथ साथ एक विज़न और था कि वाइफ का तब तक सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन में गायनेकोलॉजी में एसएन मेडिकल कॉलेज, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में हो गया था। तो लगा कि बहुत नज़दीक भी रहेंगे, 3 साल का जीवन है, हम वीकेंड्स पे आराम से जा सकते हैं और वो कर सकते हैं। तो फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, आप डॉक्टर के साथ साथ उत्तर पूर्व दिल्ली के जिला अध्यक्ष भी हैं। जी। राजनीति कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस इलाके से आते हैं, बैकवर्ड इलाका माना जाता है, काफ़ी यहाँ पे समस्याएं हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं, और ट्रैफिक जाम है, परेशानियां हैं। हम साउथ तक जाने की बात करते हैं। जी। हम सोचते हैं कि दिल्ली से, यहाँ से निकले, नोएडा चले जाएं, इंदिरापुरम चले जाएं, राजनगर चले जाएं, एनसीआर में कहीं भी चले जाएं, मगर यहाँ से निकले। हम यहाँ से निकलने क्यों सोचते हैं? हम इसको ही क्यों नहीं साउथ तक जैसी चीजें यहाँ पे डेवलप करते हैं, या इस इलाके को ऐसा करते हैं? क्योंकि इस वक्त तीनों पार्टी आपकी हैं, जिनकी सरकारें हैं, आपके सांसद हैं, विधायक आपके हैं, निगम पार्षद आपके हैं। तो इस पे कभी आपने सोचा कि काम कैसे करा जाए? जी, मैं बहुत, इस पे बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, एक तो मैं बताऊं, हम साउथ एक्स और वेस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली से जब कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। जी। मैं उसमें राजनीतिकों का बचाव नहीं करना चाहता, पर मैं ये बताना चाहता हूँ बेसिक्स पता लगे कि ज़्यादातर हमारे यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। बिल्कुल।
तो अनऑथराइज कॉलोनी में तो पतली गली, मोटी गली, टेढ़ी गली, ये गली चली और रुक गई, मकान जैसे प्लॉटिंग कर दी लोगों ने, अपने प्लॉट्स काट दिए, वैसे हो गया। और बहुत सारी जमीन नहीं बची कि जो बहुत सारी सुविधाओं के लिए जगह हो। साउथ दिल्ली और इनमें ज्यादातर कॉलोनीज बढ़िया काटी गई हैं, उनके बीच में पार्क्स दिए गए हैं। हमारा यमुना विहार एक ऐसा है, लेकिन वो क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट्स थे, 80 गज 40 गज और ये, तो बहुत छोटे छोटे पार्क दिए गए और बहुत बड़ी खेल की और ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई। तब शायद ऐसा ही था। और तो वहाँ का जो परिवेश है, यहाँ का बड़े प्लॉट्स हैं, वो कंपैरिजन करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, ठीक ये होना चाहिए कि जो मैं देखता हूं कि आने के बाद 2014 के बाद का मैं देखता हूं कि बहुत मैंने उसको ओपन आइज से देखा। पहले तो मैंने राजनीति में नहीं था, तो मैं अपने काम में व्यस्त था, तो देखा कि बहुत सारी चीजें हुई हैं। मैं लेटेस्ट की बात करूं तो एलिवेटेड शुरू हुआ, बहुत बड़ी बात है, हमारे क्षेत्र से हुआ। तो एक कनेक्टिविटी देखिए, दिल्ली के चारों तरफ गुड़गांव डेवलप हुआ, आगे चला गया है बहुत दूर तक, 20-30 किलोमीटर तक डेवलप है। फरीदाबाद डेवलप हुआ, 20-30 किलोमीटर तक डेवलप। नोएडा डेवलप हुआ, ग्रेटर नोएडा आगे तक डेवलप। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ ये एक कोना रह गया। उधर गुड़गांव के बाद देखें तो उधर भी डेवलप्ड है, सोनीपत, पानीपत और ये सब। तो दिल्ली का 3/4 से ज्यादा एरिया हर तरफ डेवलप हुआ। लेकिन एक, अगर आज से 10 साल पहले करें और 7 बजे आप चले जाते थे, लोनी में लाइट नहीं होती थी। डोनका सिटी, लोनी, ये सब। हाँ, ये सब अंधेरे वाले एरिया होते थे और दुकान बंद के 6 बजे चले जाते, तो क्या डेवलपमेंट होगा वहां पर। लेकिन ये जो कनेक्टिविटी बनी, आगे देखिएगा 5 से 10 साल के अंदर कम से कम आगे 50 किलोमीटर तक का एरिया। हालांकि वहां तो प्रॉपर्टीज की वैल्यू अभी भी 3 टाइम्स और 4 टाइम्स हो गई है, बढ़ गई है। हाँ। ये एरिया जैसा डेवलप होगा, तो ये मुझे लगता है कि जो उस वक्त के पॉलिटिशियन थे, मैं तो समझता हूं बागपत से तो हमें प्राइम मिनिस्टर मिले। हाँ, सही बात है। बागपत की कंस्टिट्यूएंसी प्राइम मिनिस्टर, उनके बेटे 2, 4, 5 बार मंत्री बने। लेकिन एक अच्छी रोड और चौड़ी रोड और ये सब देना जब तक संभव नहीं होगा, तब तक तरक्की नहीं होगी। आप गांव से निकलेंगे 3 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे, 3 घंटे में वापस पहुंचे, कौन सा व्यापार करेंगे आप? सही बात है। कौन सी चीज अपनी लेके यहाँ बेच देंगे या लेके कर लेंगे, कोई बात। तो ये जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, इसके बाद जो ग्रोथ होगी, ये बहुत बड़ी ग्रोथ होने जा रही है आगे वाले एरिया की। वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है, नंबर 1 बात। नंबर 2, छोटे छोटे जैसे फ्लाईओवर बने, शास्त्री पार्क बना, सीलमपुर बना। इन्होंने जो जाम की समस्या होती थी, मैंने बताया ना, ये एरिया हमारा 2011 की सेंसस में, 21 की अभी हुई नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से वो टल गई थी और अभी होनी है। 2000 की में पॉपुलेशन काउंटिंग में मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पूरे कंट्री का मोस्ट डेंसली। गरीब व्यक्ति साइकिल पे, अगर आप देखें सुबह, बाइक पे देखें सुबह, कारों पे देखें सुबह, लाखों लोग यहां से निकलते हैं। तो यहां जाम बहुत लगता था। तो उस जाम को मैं समझता हूं माननीय सांसद जी हमेशा जब भी उनका कोई बात होती है तो बात इसका जिक्र करते हैं कि मैंने देखा और मैं खुद फंसा जाम में, तो मैंने 2-3-4 काम किए। सीलमपुर बना, फिर उसके बाद हमारा नंदनगरी पर अभी बना है लेटेस्ट, खजूरी वाला देखो मॉडल बना। तो ये जो 3-4-5 मॉडल हुए, इसने हमारे एरिया को बहुत कनेक्ट भी किया दिल्ली से और बहुत एज ए डेवलप्ड एरिया बाहर से दिखने में लगा। लेकिन अंदर की जो प्रॉब्लम मैं बताता हूं कि छोटी कॉलोनी और वो होने की वजह से बहुत ज्यादा उनमें पार्क्स नहीं है, खेलने की सुविधा नहीं, तो क्या डेवलपमेंट होगा बच्चों का। तो जो नेक्स्ट जनरेशन पढ़ रही है और पढ़ते ही जो बात करती है, स्कूल्स नहीं है क्योंकि जगह नहीं है ना, प्लान्ड छोटे छोटे स्कूल्स हैं। एक 12वीं का स्कूल, वो भी बहुत कम एरिया में हमारे यूपी यहाँ पे है, यमुना विहार में। तो स्कूल नहीं है तो क्या करेगा आदमी? दिलशाद गार्डन जाता है, वहां जाता है, यहां जाता है। तो जो बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं, उनके पढ़े लिखे बच्चे, कारण यही है अच्छे स्कूल्स की वजह से करते हैं। भाई बच्चे को बड़े स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि नोएडा, इंदिरापुरम और ये सब इस जगह सैकड़ों स्कूल्स हैं बड़े बड़े, 20-20 बीघे में, 10-10 बीघे में मकान बने हुए हैं वो। तो इसलिए माइग्रेट कर रहे हैं। एक तो फिर दूसरी, कार खरीदते हैं। कार खड़ी कहां करें? पार्किंग की सुविधा, छोटी छोटी गलियां हैं, गलियों में अगर वो पार्किंग बनाएंगे तो मुड़ नहीं सकती गाड़ी और बहुत सारी समस्याएं हैं। सही बात है। गाड़ी खरीदेंगे, डेवलप होंगे तो वो नहीं होता तो वो डेवलप करते हैं। कहीं जिम हो, ये हो, ऐसी फैसिलिटीज हो, गेम्स फैसिलिटीज वो नहीं होती, तो आजकल मल्टी जो फ्लोर्स हैं उनमें नीचे एक क्लब बनाया जाता है कि बनाया जाता है, तो वो सारी सुविधाएं वहां पे मिल जाती है। यही एक ल्यूक्रेटिव चीज है जो यहां से लोगों को माइग्रेट कर रही है। एक छोटा सा कारण डेमोग्राफी चेंज होने का भी है। बिल्कुल सही बात। जैसे डेमोग्राफी चेंज कर रही है और उस डेमोग्राफी के बदलाव को देखते हुए लोग माइग्रेट कर रहे हैं। मैं यमुना विहार की स्थिति बताता हूं आपको।
डे बाय डे 2-4-5 मकान वाले वो चले जाते हैं। तो इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, उसके माध्यम से क्या कारण है, क्या रीजन है, कुछ प्लान्ड तो नहीं है इस तरीके का। तो यही कारण है कि इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में डिले हुआ और ये हुआ। लेकिन अब 2014 के बाद की जो गति है वो बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो गई। 2-4-5 समस्याएं, जैसे करावल नगर का डबल पुस्ता करना है, करावल नगर वाली रोड को पूरी तरह से चौड़ी करके डिवाइडर डाल के पूरा करना है, एक सर्कल रिंग रोड बना देना, यहाँ से जाके और ब्रिजपुरी निकल आए। फिर हमारी गांवड़ी रोड का चौड़ीकरण का विषय बार बार आता है। तो ये 4-5 विषय अगर सॉल्व हो जाए तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा तेज डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हम ही कई जगह, अभी ये भजनपुरा जाएंगे तो शॉपिंग करने से पहले 10 बार सोचते हैं कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, कितना जाएंगे, कैसे। तो जाहिर सी बात है, प्रभाव पड़ता है ना किसी भी मार्केट पे। तो वो मार्केट जैसे बहुत कंजेस्टेड है, लेकिन उसका और बहुत बेहतर हो सकता है अगर उसमें पार्किंग सुविधाएं हो जाएं, कुछ भी ऐसी सुविधाएं बढ़ जाएं। तो यही कारण रहा कि राजनीतिक कारण इतना बताऊं तो मैं ये रहा कि हम तो अभी शिशु अवस्था में भारतीय जनता पार्टी। तो अगर दिल्ली सरकार की बात करें, 1 वर्ष से 2 महीने 3 महीने ज्यादा हुए हैं और 27 वर्ष सरकार औरों की रही, आपको पता है। बिल्कुल। 15 साल भारतीय कांग्रेस पार्टी की और 11-12 साल आम आदमी पार्टी सरकार रही। तो उस दौरान हमारे सबसे बड़ी बात है, दुख का कारण यह है कि उस दौरान भी हमारे विधायक बीजेपी के रहे। साहब सिंह चौहान जी रहे, मोहन सिंह बिष्ट जी रहे, गौड़ साहब रहे उधर, और उसके बाद भी लगातार अजय महावर जी रहे, उधर कपिल मिश्रा भाई रहे, और ऐसे ऐसे मतलब हमारे बीजेपी के विधायक रहे। तो आपको पता है पार्टी कैसा व्यवहार करती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस क्षेत्र के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया और चीजों को डेवलप नहीं होने दिया। लेकिन अब स्थिति अलग है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया। जहां भी जो जगह की संभावना है, डीडीए की लैंड लोगों ने ग्रैब कर ली। हमारे एक आनंद त्रिवेदी जी हैं, वो लगभग कितने हजार करोड़ की जमीन वो अपने जिले में लोकसभा में पूरे में से वो निकाल चुके हैं, वो लोकसभा से। तो पता लगा कि लोग ग्रैब कर रहे हैं, ग्रैबर्स हैंगे डीडीए में, वो सब धांधली चल रही है। क्योंकि जब सिस्टम ऊपर से करप्ट होता है तो नीचे के करप्शन की भी कोई चिंता नहीं होती। करप्शन ऊपर से शुरू होता है, ऊपर अगर कोई पेश करता है उदाहरण तो वो नीचे सख्त करता है, नीचे सख्त करता है। जब वहां आम आदमी पार्टी की सरकार में आपने देखा अनपढ़ लोग आ गए, जिंदगी में पहली बार जिन्होंने गांव का प्रधान बनने की नहीं सोचे, वो विधायक बन गए। आप अनपढ़ कह रहे हैं, कह रहे सबसे पढ़ी लिखी सरकार उन्हीं की थी, वो तो खुद कहते हैं इस चीज को। मैं राजनीतिक विषय में अनपढ़ बता रहा हूं उनको। जिन्होंने जीवन में गांव का प्रधान का इलेक्शन नहीं लड़ने की सोची, वो राजनीति में आ गए। कोई बाहर पढ़ रहा था विदेश में, वो यहाँ के क्या देश की गति करेगा जो विदेश में पढ़ के आया और सीधा यहाँ पे विदेश में पढ़ के सीधा यहाँ पे एमएलए बन गया। तो जिसने लंदन की सड़कें देखी है उसे वो क्या, कहां से विकास करने की सोचेगा, कहां से शुरू करेगा वो विकास। तो मैं अनपढ़ की बात एजुकेशन से इतना नहीं कह रहा। देखिए, बिना पढ़ा लिखा भी बहुत पढ़ा लिखा होता है। सही बात है, विजन गुना होता है, विजन होता है। हाँ। तो विजन के लिए एक्सपीरियंस चाहिए आपको। आप खंड प्रमुख बनते हो, आप बूथ अध्यक्ष बनते हो, आप मंडल अध्यक्ष बनते हो, आप जिला अध्यक्ष बनते हो, आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हो। आप ये है डेवलपमेंट, ये है पढ़ा लिखा राजनीतिज्ञ, जिसको रोज सीख रहा है वो नई काम, किस प्रकार से प्रणाली संगठन चलता है, किस प्रकार से सरकारें चलती हैं, तब जाके एक विकास की मॉडल बनती है। तो वो विकास का मॉडल अब हमसे दूर नहीं है। आप देख ही रहे 5500 बसें, हमारा पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 5500 बसें इतने समय में ग्रीन बसेस पैदा कर देना कोई छोटा काम नहीं है। आप छोटी छोटी बातें, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जहां भी अब जिसको कहते हैं कि भाई जो मेजर समस्याएं थी वो सारी समस्याएं दूर हो रही हैं, पिंक कार्ड्स बन रहे हैं, गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है और रेवड़ी के रूप में नहीं। डॉक्टर साहब, इसको हम ऐसे देखते हैं, हम ब्लेम की राजनीति कब तक करेंगे? अगर देखा जाए तो जमुना पार में जहां आप रहते हैं, आप भजनपुरा मार्केट की बात करते हैं कि पार्किंग कैसे होगी, उसमें कैसे जाए। सबसे ज्यादा अतिक्रमण भजनपुरा मार्केट में है, यमुना विहार मार्केटों में है। नशे के लोग क्या में आदी हो गए हैं, रोड पे सरेआम नशा बिक रहा है, रोड पे सरेआम क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं। तो इसको कैसे, क्योंकि देखो सरकार आपकी है, एमसीडी आपकी है, चेयरमैन जी आपके हैं, क्यों नहीं यमुना विहार नंदनगरी से लेकर बात की जाए तो खजूरी चौक तक जाम लगता है जी, पूरा इलाका जाम रहता है। नहीं, अगर देखें तो हटाया क्यों नहीं जाता नंदनगरी से, और अब जाम थोड़ा सा यमुना खजूरी चौक पे लगता था। वहां भी अगर आप देखें पिछले 6 महीने में जो व्यवस्था बनाई गई है, और यहाँ जाम लगता था मेरे आनंद सागर के कोने पे, अपने मोरल हॉस्पिटल के कोने पे जाम लगता था अक्सर, आप देखते हैं अब नहीं लगता है। तो वो मैं पहले से भी व्यवस्था बनाता, डीसीपी साहब से बात हुई और बहुत सारी चीजें हमारे विधायकों ने, सांसदों ने इसके लिए मेहनत करके वो रिक्शा, ई रिक्शा चौराहे पे खड़े हो जाते थे, 1 लेन 2 लेन साइड लेन बंद हो गई, सिर्फ 1 लेन गाड़ी बामुश्किल निकल पाती थी। सही बात है। अब वो 50 मीटर 40 मीटर दूर खड़े होते हैं और वहां से आगे मूव करते हैं, तो वो चौराहा फ्री हो गया है। खजूरी पे जरूर अभी भी मैंने देखा कि वो जब व्यवस्था बनी तो वो ठीक व्यवस्था बनी, लेकिन फिर भी वो मुड़ते वक्त जब आप भजनपुरा से खजूरी की तरफ, तब भी वहां पे कोई गाड़ी वाले, रिक्शा वाले वो सब खड़ा करके रखते हैं। इस पे संज्ञान भी लेंगे हम लोग। आप भी देखिए मीडिया के माध्यम से बहुत सशक्त आपका भी चौथा स्तंभ है, तो बेहतर तो हुआ है, लेकिन 100% ठीक करने के लिए हमें सचमुच मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए जिम्मेदारी से क्यों भागना,
जिम्मेदारी तो हम सभी की है। सही मैं बात है। इसके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर छोटी मोटी कमी कोई भी दिखाई देती है, आप भी हमारे चेयरमैन साहब को अवगत कराइए, हमारे विधायक को अवगत, हमारे सांसद जी को अवगत कराइए, हमें खुद जिलाध्यक्ष होने के नाते अवगत कराइए और उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, क्योंकि पहले से बहुत कुछ बेहतर हुआ है। और जैसा मैंने बताया, शिशु अवस्था में है हम ने, ब्लेम गेम की बात नहीं थी। ब्लेम गेम इसलिए बताया मैंने कि 27 वर्ष हमारी सरकार नहीं थी। हाँ, तो ये ब्लेम नहीं है, तो सत्य है। मगर तो मौका है तो इसको क्यों नहीं आप लोग करते हैं? नहीं, मुझे MCD में लगता है सरकार कि आपकी है ना इस वक्त। यस, आप भजनपुरा मार्केट में गए होंगे, बिल्कुल ठीक कभी है। गाड़ी निकाली है आपने वहां से? मैं इसमें बात भी करूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं तो अभी बोला कि मैं गाड़ी नहीं लेके जा सकता भजनपुरा में, 10 बार सोचना पड़ा था, क्योंकि गलियों में इमरजेंसी पड़ जाए तो कैसे होगा? तो मैं इसमें अपनी रेखा रानी जो पार्षद है उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट आज ही करूंगा। देखिए, एक बात बताऊं, हमारे सांसद जी भी कई बार बात होती है, विधायक जी भी बात होती है, गरीब व्यक्ति बहुत है हमारे क्षेत्र में, वो थोड़ा सा आगे पटरी लगा के काम कर रहा है, तो मन में दो भावनाएं आती हैं। एक तो क्लियर करना रास्ते को, दूसरा आता है इस गरीब की रोजी रोटी पेट पे लादना पड़े, पेट पे लादना पड़े। ये भी एक कारण है कि हम भी निकलते विकलते आंख बंद कर लेते हैं, यार ये गरीब व्यक्ति छोटी पटरी लगा रहा है, छोटा काम कर रहा है, इसका परिवार पल रहा है। आज अगर ये सब हट जाए तो क्या करेंगे? क्राइम बढ़ेगा, वही जो नशा है, वही जो डिप्रेशन होगा, लोग नशे करने लगेंगे। डॉक्टर साहब, इनको जगह दी जाए ना, एक जगह, राइट, एक जगह दी जाए। और एक चीज देखिए, मैं आपको यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा जो आपको बताऊंगा जी, शायद आपके संज्ञान में हो। ये दुकान जो है उनके आगे जो पटरियां लगती हैं जी, पर डे जी 800-1000 रुपए उन पटरी वालों से दुकानदार लेते हैं। क्या उनका राइट है? नहीं, अतिक्रमण वो करवा रहे हैं। आप मुझे बताइएगा। हाँ, इस पे आज ही स्ट्रिक्ट एक्शन मैं शुरू कराता हूं। हाँ, कि इस प्रकार का जो भी लोग काम कर रहे हैं और जो लोग उगाही का काम कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था को बिल्कुल हम ठीक करेंगे। कोई गरीब व्यक्ति और ऐसी जगह लगा रहा है जिसको हमें ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता, उनको छोड़कर दुकान के आगे सभी लगवाते हैं जी। इस पे एक्शन हो। हम किसी के काम के खिलाफ नहीं है। राइट, वो गरीब आदमी है, उसको भी बच्चे पालने हैं, वो मजदूरी करके बच्चे अपने पाल रहा है, उसको हक है, करे ये काम। मगर आप लोग प्लान करें एक कि ये दुकानदार अपनी इनकम के चक्कर में रोड जाम कराते हैं, पटरियां लगवाते हैं, जिनसे वो उगाही करते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा कमाते हैं। दूसरा, इनके लिए क्यों ना एक स्पेस बनाया जाए जी, कि उनको वहां जगह दी जाए। मुझे फ्रूट मार्केट में जाना है तो मैं वहां से जाऊंगा, मैं कुछ सामान लेने जाऊंगा तो मैं वहां जाऊंगा, मुझे पता है मुझे कहां जाना है। जैसे मैं आप ही के माध्यम से जानना चाहूंगा, मैं वही बता रहा था, क्योंकि प्लान्ड नहीं है तो जगह ही उपलब्ध नहीं है। आप कहां लगा सकते हैं? ये जो मार्केट से उठे अगर, तो एक तो क्योंकि रोज यहाँ सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, तो उनका व्यापार ही वहीं चल पाता है, इसलिए वो यहाँ पे केंद्रित होते हैं। कौन सी ऐसी जगह बनाई जा सकती है जिसको हम डेवलप करके और उस एरिया में इतने सारे बहरी पटरी वालों को एक साथ बिठा दें और उनको एक जगह दे दें और उनका एमसीडी शुल्क वसूले, बड़ी राजस्व में भी इनकम होगी। ऐसा नहीं है कि हम कोई फ्री में देने जा रहे हैं। जब उनको 10 रुपए का फायदा है तो 1 रुपया उनको देना भी चाहिए सरकार को। तो ऐसा कौन सी जगह हो सकती है, क्या हो सकती है, मुझे भी बताइएगा। सांसद जी और विधायक जी को माध्यम से, कपिल मिश्रा जी के माध्यम से, मंत्री हैं हमारे, डिस्कस करके उनको ये जगह प्लान करेंगे हम लोग और दिमाग लगाते हैं सब लोग बैठ के। मुझे लगता है कुछ ना कुछ चीज रिजल्ट आ गई। बट फिर भी आपके दिमाग में क्या ऐसा लगता है कि कौन सी जगह ऐसी हो सकती है जिसको डेवलप किया जा सकता है? क्या होता है ना, धीरे धीरे करके ऐसी चीजें होती हैं, फिर वो डेवलप होती हैं, फिर कुछ और बन जाता है। तो और एनजीटी जो है बहुत सख्त है, मैंने देखा। अब पुश्ता जो चौड़ा होने की बात चल रही थी, उसमें सारी एनजीटी की समस्याएं आ बिल्कुल आई थी, क्योंकि वो कहते हैं जी हम अपनी जमुना का जो एरिया है वो वाटर लेवल बढ़ाने के लिए उसको नहीं दे सकते, पक्की चीजें नहीं कर सकते। तो लेकिन टेक्निकल सॉल्यूशंस हो रहे हैं अभी, कुछ ना कुछ निकल पार्किंग भी तो हो रही है डॉक्टर साहब वहां पे जी। आप यमुना खादर में देखिए, तीसरे पुश्ते पार्किंग थी अवैध, बिल्कुल बिल्कुल, 5वें पे अभी भी चल रही है जी। उसके बावजूद ये तो हम पक्की कंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं कर रहे जी, ये कर सकते हैं ना, सकते हैं। इस पे ऑप्शन हम जरूर सोच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा माइंड चेंज करते हैं। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जी, जिसमें आपने काफी कुछ कहा है जी, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को, जिसमें हाँ, आपने बोला मुझे है ध्यान आ गया आपकी अपनी पुश्ते क्या मैं संभालिए, राइट, समझाइए, नहीं तो फिर हम समझाएंगे। हाँ जी। तो ये क्या था? नहीं, मैं नफरत करते हैं या धमकी थी उनको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा तो बहुत मुस्लिम समाज से बहुत बड़ा संबंध है पुराने से, क्योंकि पेशेंट है, डॉक्टर और जो पेशेंट का रिलेशनशिप है वो धर्म पे नहीं होता। वो तो कोई भी गरीब व्यक्ति आएगा, कोई भी आप किसी भी धर्म का आएगा और समस्या में पीड़ित है, तो उसका इलाज आपको करना है और करना ही चाहिए और बेहतर करना चाहिए समाज का होने के नाते। उस वीडियो में क्या हुआ कि आजकल तो एआई, आपको पता है, आपको पता है आजकल तो एडिटिंग, यहाँ कट यहाँ पेस्ट। मैंने सिर्फ असलम नाम के एक व्यक्ति के बारे में कहा था, मुझे अगर नाम ठीक से ध्यान है। वो व्यक्ति 2 हिंदू महिलाओं को, बच्चियों को लेके भाग गया था और नेपाल बॉर्डर पे शायद उसको पकड़ा गया और 3-4 दिन के समय के बाद वापस लाया गया। तो उस विषय में कहा मैंने कि भाई अगर ये लोग नहीं समझते, और वो यहाँ का रहने वाला नहीं था, वो उत्तर प्रदेश के किसी जगह का रहना, वो किराए पे रहने लगा कुछ दिन आके, और उसने जो भी किया और वो करके चला गया। तो मैंने ये कहा कि
जो इस प्रकार के मुस्लिम बच्चे हैं उनको अगर उनका मुस्लिम समाज ठीक दिशा नहीं ला सकता तो हम सुधारेंगे। सुधारने का मतलब डंडा नहीं था, सुधारने का मतलब कोई ऐसा नहीं का मतलब है उनको कुछ ना कुछ ऐसी एजुकेशन दी जाए कि उनको काम दिया जाए, उनको ऐसा डायरेक्शन उनकी प्रॉपर की जाए कि जो संभाल नहीं पा रहे। भाई मुस्लिम्स में आबादी की समस्या है, 5-6 बच्चे हो गए तो उनका जो पोषण है वो फिर कैसे होगा? आप 1 या 2 बच्चे का जो पोषण कर सकते हैं वो 5-6 बच्चों का वो पोषण थोड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई घूमने निकल गया, कोई क्रिकेट खेलने निकल गया, कोई और जगह चला गया, आपको पता ही नहीं है कहां पे गया है। तो वो उस विषय पे जो मैंने बोला था वो बहुत वायरल हुआ। मेरे कम से कम 200 मुस्लिम मित्रों का फोन आया, डॉक्टर साहब ये क्या हो गया? तो मैंने उनको बताया कि ये कुछ एडिट करके वो मुस्लिम ऐड कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्र मुस्लिमों से भरा है और हमारा रोजमर्रा का उनसे कारोबार चलता है, बातचीत चलती है। तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है कि मुस्लिम, लेकिन हाँ मुस्लिम में जो जिहाद वाला जो मैटर है उस पर मैं फिर कहना चाहूंगा कि वो जो जिहाद वाला मैटर है वो जिहाद चलेगा नहीं, उसको मैं फिर कहना चाहता हूं, क्योंकि जिहाद एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें गलत भावनाएं आ जाती हैं। तो लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो या कोई और बात हो, उस विषय पे मैंने कुछ शब्द कहे और सख्त शब्द कहे, वो मैं अभी भी कह रहा हूं कि भाई ये चीजें गलत खराब हैं। उसको मुस्लिम से जोड़ दिया गया तो मेरा फोन आया, लेकिन मैंने उससे अगले दिन ही एक अच्छा वीडियो बनाया और सारे समाज के लिए, मुस्लिमों के लिए उसको मैंने संबोधित किया। और मुझे लगता है कि वो भी मेरे बहुत सारे मित्रों ने एक दूसरे ग्रुप्स में डाला है, तो वो अगले ही दिन समस्या हल हो गई थी। और देखिए कुछ लोग तो कट्टर है ना, वो दिमाग से वही सोचते हैं जो उनके दिमाग में है। अगर उनका दिमाग कट्टरता से भरा है तो वो जो मेरा सेंटेंस है उसको भी कट्टरता से ही लेंगे। तो इस तरीके की समस्या जो आई वो उसको तुरंत मैंने उसका सॉल्यूशन किया, क्योंकि हम बेशक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, बेशक हम मोदी जी, योगी जी के समर्थक हैं, लेकिन प्रेम भाव, क्योंकि जैसे वो दोनों भी किसी योजना में हिंदू मुस्लिम नहीं करते। कोई गरीब के लिए योजना आई तो सबके लिए है वो। कोई गरीब को मकान मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है, सिख को मिल रहा है, ईसाई को मिल रहा है, गरीब को कोई भी उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं। हाँ, लेकिन योगी जी तो फिर आपको पता है बुलडोजर बाबा है, अगर कोई गलत होता है तो उसी प्रकार का मेरा सेंटेंस था, जैसे योगी जी बहुत बार कह देते हैं आप संभल जाओ, आप चीजें नहीं करो खराब, तो वैसा ही एक संदेश को जो है वो नेगेटिव बना के पेश कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि मैं फिर एक बार स्पष्टीकरण देता हूं इस पे, मेरा किसी से ऐसा भेदभाव नहीं है। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, जाति कोई भी हो, समाज कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो। डॉक्टर साहब, एक चीज और निकल के आ रही है, आज तक देखो आपने भी काफी लंबा समय अपनी लाइफ का बिता लिया है जी। आप देख रहे हैं कि आजकल युवा जी, जैन जी, कॉकरोच जनता पार्टी जी, एक प्रदर्शन कर रही है, राइट, उसको समर्थन कर रहा है। जी, आप ऐसे में, आपकी सरकार सेंट्रल में है, जी, उसको टारगेट हो रहा है, उसके एक मंत्री को टारगेट किया जा रहा है, जी, उनको कहा जा रहा है इस्तीफा दीजिए, जी, पेपर लीक हो रहा है। जी। आखिर ये क्यों? क्या सरकार से जैन जी नाराज है, वो उसके विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी बना रहा है, उसको समर्थन कर रहा है, तो क्या मानते हैं फेलियर है या कहीं कोई सिस्टम में कोई कमी दिख रही है आपको? नहीं, देखिए कोई भी गलती होती है पूरे सिस्टम में किसी चीज में तो उत्तरदायी तो हम लोग होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना किसी ने ये कहा, पता है कहाँ हुआ वो जो लीक की बात मैं करूं पहले तो, उसमें एक महिला जिसको कि ट्रांसलेशन के लिए दिया गया, क्योंकि ये पेपर जो है वो 7, 8, 10 भाषाओं में होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ। तो वो भाषा का ट्रांसलेशन किया और वहां से वो लीकेज हो गई। तो बात बिल्कुल ठीक है, किया तो किसी ने भी, अगर हमने एक व्यक्ति को चुना और वो गलत कर रहा है तो उत्तरदायी हम भी हैं। तो इसीलिए वो है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि उसके लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसके पास तो एक सिस्टम आया, उसने डेवलप किया, धीरे धीरे नीचे गया, वो तो शिक्षकों का काम है, उसके लिए तो शिक्षक जिम्मेदार हो गए। पढ़ाने वाले लोग जिम्मेदार, सभी शिक्षक नहीं मानिएगा प्लीज, अगेन फिर एक वो हो जाएगा। वो जो पढ़ाने वाली महिला थी या जहां भी थी वो महाराष्ट्र की थी कोई, वो जिम्मेदार है, उसके लिए हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी इस देश की हर एक जिम्मेदारी हमारी है। अगर कोई गलत व्यक्ति कर रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें कोई सिस्टम में कमी है और कुछ है, तो उसको ठीक किया जा रहा है हर देख। और फिर पिछले 14 से कितने 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष में 1 या 2 पेपर लीक हुआ है। आपको पता है पहले क्या हुआ करता था? आपने वीडियोस देखे हैं कि गाँव में नकल किस तरीके से कराते थे बिहार में, और उसमें जब सरकार नहीं थी यहाँ पे हजारों लोग सड़कों पे खड़े होते थे, सैकड़ों लोग पर्चियां लेके दीवारें कूद कूद के पेपर कराते थे, क्योंकि 12वीं का रिजल्ट जो है परसेंटेज से होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब एंट्रेंस और ये सब नहीं होते थे। तो अब सिस्टम बदल गया है। तो उस वक्त कितना होता था, उसके मुकाबले में बहुत कम है, और ये 0 पे भी जाएगा, क्योंकि देखिए टेक्निकल एरर्स तो होती हैं। कोई भी एग्जाम कंप्यूटर से हो रहा है, कंप्यूटर्स पे सेंटर्स हैं उसके, अगर उस कंप्यूटर सेंटर से कुछ नई नई टेक्नोलॉजी लोग डेवलप कर रहे हैं, कान में लगा रहे हैं, सिर में लगा, तो ये चीजें हैं जो हमें और बेहतर करनी है और बेहतर होंगी। अब बात करते हैं जैन जी की। देखिए जैन जी की एक समस्या है कि सभी लोग सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं,
और सरकारी नौकरी में आने के बाद जो रवैया है ज्यादातर कर्मचारियों का जैसा है वो आप देखते हैं। ग्रांटेड, बिल्कुल सही बात है। सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी दे दीजिए, फिर देखिए आप कितना वो काम करेगा। काम ही नहीं होगा। अभी आप सब उस पे बेसिस पे लगे हैं, सब साल बाद उनका रिविजन होता है, वो काम ठीक कर रहे हैं तो आगे रिपीट होंगे, अदरवाइज सही नहीं। बात। उनकी रिपोर्ट बनती है, तो इस डर के मारे काम करते हैं। तो क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो बेसिकली देश के प्रति समर्पण की भावना जो है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी बात, जिस चीज के लिए स्थापना हुई भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपनी जान दे दी कश्मीर में जाके, जिसके लिए ट्रेन में मर्डर हो गया हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का, उन्होंने मिलकर जो पार्टी बनाई और जिस प्रदेश के लिए बनाई कि हमारी संस्कृति रहनी चाहिए तो राम मंदिर बना, हमारी धारा 370 खत्म हुई है इसलिए कि देश एक होना चाहिए, कश्मीर अलग कैसे हो सकता है। तो इन चीजों पे जो बेसिक्स पे डेवलप हुई तो वो देश प्रेम था। तो जब तक देश प्रेम नहीं होगा, आप देश के प्रेम में अच्छा काम करेंगे और देश के प्रेम नहीं है तो खिलाफ काम करेंगे। तो ये जेनजी भी सिर्फ अपने तक सेल्फ सेंटर्ड है। आप गवर्नमेंट जॉब ही क्यों, आप प्राइवेट क्यों नहीं बनते, आप एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनते, आप हजारों को बिजनेस क्यों नहीं देते। अब मेरे पास हॉस्पिटल और स्कूल मिला के 170 एम्प्लॉइज हैं, तो मैं तो विरोध नहीं करता। वो 170 लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ और बड़ा इसलिए बनाएंगे कि और 370 लोगों को काम मिले। बिल्कुल सही बात। तो लोग जनजी कुछ करना भी नहीं चाहते और इस तरीके की चीजों में आके, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, अगर कोई काम नहीं कर रहे, अगर नशे में, अगर कोई बॉल चीज कर रहे हैं तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी है। तो ये सड़कों पे फ्रस्ट्रेशन ही दिखाई देती है और हर बार चमत्कार करना चाहते हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने चमत्कार कर ही दिया, एक बार बाबा को इस्तेमाल किया और उनको इस्तेमाल करके सड़क फेंक दिया और फिर उसके बाद पॉलिटिकली गंदे हो गए और उनका अंत हुआ। तो जेनजी ऐसा कोई चमत्कार करना चाहती है, लेकिन रूस की और फ्रांस की क्रांति सैकड़ों साल बाद होती है, ना कि हर 10-15 साल में आप एक क्रांति कर दोगे। और उनकी भावनाओं की हम कदर करते हैं कि उनको जॉब मिलने चाहिए, काम होना चाहिए सबको, लेकिन उनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और मैंने फिर बताया, आपको अगर 5,000 रुपए का कोई काम मिल रहा है तो आप वो करिए। आप इस काबिल बनिए, वो तुम्हें अगले दिन कहे, अगले महीने कहे यार तुम्हारे 7,000 रुपए दूंगा, अगला साल बाद कहे 15,000 दिया, किसी दूसरी कंपनी वाले को बोलो 20,000 में मैं आपको ले लूंगा। ऐसे ग्रोथ होती है। लेकिन लोग चाहते हैं कि 50,000 से नीचे की नौकरी नहीं मिले, तो उनका गवर्नमेंट नौकरी तो वो कॉकरोच है। हाँ, अच्छा। वो कॉकरोच जो रात में निकलते हैं हाँ। और ढूंढते हैं कुछ खाने पीने का जो मिल जाए, और दिन में फिर छुप जाते हैं, वो उस प्रकार के कॉकरोच हैं। तो इनका क्या हम समय में उनके साथ सिंपैथेटिक हो सकता हूं कि मेरे पास कोई आए तो मैं उसका समाधान निकाल दूं। तो अगर जंतर मंतर पे समाधान निकलता है उनका तो फिर वो देते हैं। जो भड़काने वाले, बरसों से भड़काने, अरुंधति राय में देख रहा था, और भी बड़े बड़े लोग आए होंगे पर मैं तो ध्यान नहीं देता, लेकिन एक देखा मैंने उस दिन आई हुई थी, तो उसका काम ही है भड़कना और भड़काना। तो ये लोग भला नहीं कर सकते। इन लोगों को इंडस्ट्रीज खुद खोलनी चाहिए। इतने मजबूत लोग हैं अरुंधति राय और ये, इनको इंडस्ट्री गांव में खोल देनी चाहिए। 100 लोगों को कारोबार मिलेगा। एक इंडस्ट्री से प्रोडक्शन, आप दूसरी इंडस्ट्री खोल दीजिए, आप देश की मदद कीजिए। लेकिन ये उनको भड़काने में, उनको भटकाने में लगे हैं, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि लोग काम नहीं करना चाहते इस तरह के। आपको चंदा चोरी का मामला याद है अयोध्या का? जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है और इस वक्त सबसे ज्यादा इसको लेके यूपी गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, खासकर योगी सरकार पे। जी बिल्कुल। मगर यहाँ पे ये भी तो है कि सरकार पे उंगली उठना, संस्था पे उंगली उठना एक अलग चीज है। लोगों की आस्था पे सीधा चोट हुई है जी। लोग इसका बुरा मान रहे हैं, नाराज हो रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, देखिए दोनों चीज विभिन्न, डिफरेंट है। एक हमारा राम मंदिर है, हमारी राष्ट्रीय आस्था का प्रतीक, हमारे 400 साल के संघर्ष का प्रतीक, लाखों लोगों की जान जाने का प्रतीक। यही नहीं हमने अभी संघर्ष किया और जब बाबरी मस्जिद को, ढांचे को गिराया गया उस वक्त की बात है। उससे पहले भी कितने युद्ध हुए, हिंदुत्व के लिए लोग लड़े और मरे। मुगलों के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में मरे ना लोग, तो लाखों लोगों ने हमारी जान दी है। एक तो वो प्रतीक है। दूसरा है एक कॉमन लोग की प्रतिक्रिया के बनने के बाद जो चीज भव्य बनी, दिव्य बनी, उसकी तारीफ हुई, सब कुछ हुई, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई है उससे। और लोगों ने दिल लगा के 5 रुपया दिया या 5 करोड़ दिया, दिल लगा के दिया। और उसके बाद भी प्रत्येक दिन ऐसा होता हैगा। लेकिन चूंकि समाज में अगर कुरीति है और सिस्टम में ढील है तो ये हो जाता है। और इसी प्रकार से हुआ, 5, 7, 10 लोगों ने जिस प्रकार से किया। और अगर हमारी भावनाएं ठीक नहीं होती तो पकड़ा किसने होगा? कोई बाहर के व्यक्ति ने तो नहीं, अंदर के व्यक्ति ने पकड़ा किसी ने, और अंदर के व्यक्ति ने एक्सपोज किया। तो हमारे ही लोगों ने एक्सपोज भी किया। लेकिन जो जिम्मेदारी निभा रहे थे और अगर वो ध्यान नहीं दे रहे थे तो देखो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है।
उन्होंने महसूस किया कि हमारे में कोई सिस्टम में कमी रही, तो ऐसा नहीं है। मैंने अगेन बताया था, धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़ी पर्चा लीक किया, पर्चा लीक में तो कोई और संभव हुए। जिम्मेदारी प्रधान जी के ऊपर सौंप रहे लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। चंदा और वो दोनों अलग चीज है, रोजमर्रा का चंदा है और उसमें गिनने का सिस्टम और जो है उसमें कमी थी, उसको प्रॉपर इसको ठीक से नहीं कैमरों से और उससे देखा गया, उसको सीसीटीवी कैमरों से प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई, तो इसलिए हुआ है। और इसके लिए हम देश से क्षमा मांगते हैं कि अगर हमारे हिंदुत्व के लिए कोई गड़बड़ हो रहा है। और राम मंदिर, क्योंकि जिसका पूरे देश में एक वो है, बिल्कुल ये वो एक और राम मंदिर होता है, इससे भी बड़ी चोरी हो गई थी तो लोगों के दिमाग में नहीं आता। लेकिन दूसरे नंबर की बात जो है वो ये है कि इसकी आस्था बहुत असीम है, तो इसलिए लोगों को ज्यादा दुख हुआ उसमें जो कमी। और फिर हमने तो किसी ने योगी जी ने कहा एक एक चीज जो है ली जाएगी। योगी जी का ही स्टेटमेंट है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, और ना छोड़ रहे हैं वो, और काफी लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो इसलिए चोरी तो दुनिया के हर जगह हो रही है कहीं ना कहीं, उसमें भी सजा ही मिलती है, तो उसमें भी सजा ही मिलेगी। डॉक्टर साहब, अब एक माहौल आपने देखा होगा आजकल, 12 साल 14 साल की लाइफ है, शादी ब्याह हो गए हैं, लोग मर्डर कर दे रहे हैं। खासकर इस वक्त जेंट्स के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है जी। शादी हो रही है, शादी हुई 14-15 साल हो गए, हस्बैंड का मर्डर हो रहा है, वाइफ कर रही है जी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ जा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं जी जी। इंगेजमेंट हो रही है, बिजनेसमैन को पहाड़ी से धक्का देते हैं, किले से धक्का देते हैं जी। मतलब इतना डर पनप चुका है, लगता है कि समाज गलत दिशा की तरफ जा रहा है। और इस वक्त जो माहौल है लड़कों में, वो लोग शादी करने से डर रहे हैं, शादी परिवार के लोग भी डर रहे हैं कि हमारा बच्चा अब सेफ है कि नहीं है। ये कितना सही चल रहा है? देखिए, अगेन मैं कहता हूं कि ये परिवारों के किस प्रकार से लालन पालन हुआ है, सबसे पहले तो वो। दूसरे नंबर पे किस एनवायरनमेंट में बच्चे जी रहे हैं। बहुत, अब मैं इस चीज को कहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं बड़े स्कूल में पढ़ाना है जो 10,000 की फीस हो, 15,000 की, तो वहां के बच्चे जो 10-15 हजार की फीस मुश्किल अफोर्ड कर रहे हैं, और किसी किसी के लिए 10-15 हजार की फीस जैसे जैसे 10 रुपए की फीस हो, तो वो लोग वहां पढ़ रहे हैं ना। अब उनका जब आपस में जो इंटरेक्शन होगा, तो किस प्रकार का इंटरेक्शन है वहां। बड़े स्कूल में कई बार छोटी छोटी दारू की बोतलें मिलती हैं, ड्रग्स तक मिल जाती हैं, और आपने सेक्सुअल कांड्स भी पुराने सुने होंगे, डीपीएस वगैरह के पुराने। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि संस्कार जब तक नहीं होगा, ऐसी घटनाएं होंगी। और सत्संग ही संस्कार है। अच्छी चीजें सुनना, अच्छी चीजें बताना, अच्छी चीजें ग्रहण करना ही जीवन को ठीक बनाएगा। एक चीज और, लोग पैसे को, चमक को, धमक को, सुंदरता को, मजबूती को, चेहरे की सुंदरता को देख के शादी करते हैं, लड़की हो लड़का या कुछ भी है, परिवार वाले भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देख के। आप प्लीज टाइम लगाइए, अपना अच्छा संस्कार वाला परिवार दीजिए। पैसा तो रोज आ जाएगा, जीवन कभी नहीं लौट के आता है। और 20 साल की उम्र की बच्ची थी शायद वो 20 साल में शादी कर रहे हैं, तो 18 इसीलिए तो बनाया गया था, इमेच्योर है। तो यही 25, 26, 27 में बच्चे ठीक निर्णय ले पाते हैं। 20 में निर्णय लिया, उसने प्रेशराइज किया होगा और ये घटना हो गई होगी। तो मेरा जो कहने का मतलब है, संस्कार डालिए। और आप ही कह रहे हैं कि क्या नाम है, 20-21 साल ये उम्र थी, लोग 35-35 साल के, 40 साल। अभी करंट है, एक वाइफ ने अपने पति की, हम लोग कहते हैं ना, तेरी चटनी बना दूंगा। हाँ। कोई बात होती थी, मिलियो बात तेरी चटनी बना दूंगा। उसने तो अपने हस्बैंड को काट के उसकी मिक्सी में चटनी तक बना के खा गई है। जहां नहा रही है, उस वॉशरूम के अंदर, उस बाथरूम के अंदर, अपने पति को 6 महीने से आगरा में गार्ड रखा है, उसके ऊपर वो नहा रही है। जी, मैं बताता हूं, मैं अगेन कह रहा हूं कि जिनमें संस्कार नहीं है। और देखिए, मैं एक बताऊं, जीवन में आप हस्बैंड वाइफ है, कोई भी रिलेशन है आपका, आप किसी पे बोझ मत बनो। वो रिलेशन जब तक चलता है उसको चलाइए। उसके बाद अगर कोई एक छोड़ना चाहता है, तो दूसरे को भी ये होना चाहिए कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। कोई घाटा हो, नफा हो, फायदा हो। जब बोझ बनने की कोशिश करेंगे, जब स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करेंगे, तभी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। क्योंकि भय में ही ये सब काम कर देते हैं लोग। तो अपने संबंधों को बहुत स्पष्ट रखिए। वो जीवन का, दोस्त का संबंध हो, पिता का हो, माता का हो, किसी का हो, वाइफ का भी इंक्लूडिंग दैट। अगर आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो रोज रोज लड़ना, रोज रोज, उससे क्या है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप अलग हो जाइए और आप अपना अपना रास्ता लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है। और भैया, आजकल बच्चों की शादियां तय करने से पहले 2, 4, 6 महीने बहुत इंटरेक्शन उनका होना चाहिए। किस प्रकार का आचार, किस प्रकार का विचार, किस प्रकार की बैकग्राउंड, किस तरह की सोच है। जब तक सोच नहीं मिलेगी, ये रोज परिस्थितियों में झगड़ा होगा। समाज यूट्यूब से प्रेरित है, मीडिया से प्रेरित है, 50 चीजें देख रहे हैं। लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो सुसाइड से पहले पता लगता है 4 दिन 10 दिन पहले स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब पे कैसे सुसाइड करें। बहुत सारे ऐसे हुए। तो
लोगों के पास आज साधन है बहुत सारी चीजें करने के, किसी को मारने का भी है तो उसकी भी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे मारा जा सकता है और पता नहीं, तो वो तो अपने दिमाग से ये सोच के करते हैं कि चटनी बनाना या फलाना, कि पता नहीं लगे, किसी को खत्म हो गया जी, गायब हो गया। लेकिन आज तो मोबाइल, टीवी, सीसीटीवी, इन सब चीजों से इतनी बड़ी वो है कि वो सब पता लगता है कि भाई 10 दिन पहले यहीं से घुसा था तो और 10 दिन के बाद कहीं बाहर नहीं निकला तो घर ही में होगा कहीं ना कहीं। चोर मतलब चोर चोरी करता है तो सुराग जरूर छोड़ के आता है। छोड़ देता है। हाँ। तो ये देखना पड़ेगा हमें। मैं कह रहा सत्संग की बड़ी जरूरत है। आज मंदिर बेशक बहुत सारे बने, लेकिन मंदिरों के जरिए जो हमारे पुरोहित हैं वो जरूर क्षेत्रों में जाके बच्चों को, छोटे बड़े बच्चों को संस्कार दें, कभी कभी सत्संग रखें, ये बहुत जरूरी है। और ये माँ बाप को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब वो मोबाइल में लगे हैं। 2 साल के बच्चे मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ गायनी में वेटिंग होती है, डेंटल में वेटिंग होती है 1-1.5-2 घंटे की। तो मैं मजाक में कहता हूँ, मैंने कहा पहले इनको एडिक्ट बनाओगे आप, अभी 2 साल की 3 साल की बच्ची लगी हुई है, मैंने कहा इनकी छोटी किताब लेके आ जाते हैं साथ में आप, ये पढ़ते, थोड़े मोबाइल से दूर रखो, और फिर जब ये 10 साल का 12 साल का फिर उसको छुड़ाओगे आप, फिर ये छोड़ेगा नहीं, फिर ये आंखें दिखाएगा। तो ये चीज हमें बहुत, एक जिसे कहते हैं पेरेंटिंग टिप्स भी बहुत ज्यादा समाज को मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप किससे डरते हैं? आप अगर कहा जाए कोई ऐसा व्यक्ति जिससे डरते हैं आप? हाँ, देखिए, मैं जो डर है, डर तो अब इस उम्र में तो डर क्या, शर्म जिसे बोलते हैं वो है। डर, मैं अपनी पत्नी से डरता हूँ। डरने का मतलब है कि जो चीज उसको पसंद नहीं है, मान लिया मैं बहुत लेट हो गया किसी कार्यक्रम, चाहे वो राजनीति का हो चाहे, और उसको लग रहा है कि यार यूजलेसली बट टाइम हो रहा है और शरीर का नुकसान कर रहे हैं ये इस चीज में जाके, तो वो शी इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो मैं बहुत डरता हूँ इस बात से। मैं अपने फादर से बहुत डरता हूँ। मेरे फादर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर रहे, तो अगर कोई ऐसी बात उन्हें पसंद नहीं है कि राजनीति से संबंधित हो या कोई भी हो, किसी को धमकाने, किसी कुछ को, कोई ऐसी चीज उनको पसंद नहीं है, तो वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। फादर का बहुत मेरे में शर्म हैगी। मैं अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बहुत शर्म करता हूँ, कोई भी गलत चीज मुझसे ना हो। मैं अपने प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन जहां से भी मेरा संपर्क, मैं उससे बहुत डरता हूं कि मेरे माध्यम से कोई गलत चीज ना हो जाए, किसी कार्यकर्ता के लिए, मेरे संगठन के लिए कोई नेगेटिव मुझसे ना हो जाए। तो ये जो भय है ना, यही आदमी को महान बनाता है। अपने से जो बड़े हैं, अपने सांसद हों, अपने विधायक हों, अपने पार्षद हों, अपने कार्यकर्ता हों, उन सबसे थोड़ा थोड़ा डर के रहना चाहिए। डर का मतलब है कि उनको ये देख के रहना चाहिए कि यार ये इनके साथ कोई गलत ना हो जाए, तो उसी को डर बोलते हैं। वैसा डर नहीं है किसी का आज कोई मर्डर कर देगा तो हम 2 बजे भी रात में अकेले निकल जाते हैं, तो ये डर नहीं है। ऐसा डर किसी से भी नहीं है। और बच्चों से डर लगता है ये गलत दिशा में ना चले जाएं, ये भी एक डर है। उनको ठीक मार्गदर्शन मिल रहा है। दोनों अभी मेरे बच्चे एमडी कर रहे हैं, अलग अलग जगह दूर हैं यहाँ से, तो दूर की कोई इनको ऐसी कोई वो ना मिल जाए एनवायरनमेंट के जिससे खराब हो जाए। तो ये सब डर जो है हर तरह के आपको रखने चाहिए मन में, और उसको जब डर रखेंगे तो उसका ध्यान रखेंगे आप उसके लिए विजिलेंट रहेंगे। तो ये इस प्रकार का विजिलेंस मेरा इस प्रकार के लोगों से, पत्रकारों से बहुत डर लगता है। इसलिए कि भाई कोई चीज आपकी गलत चीज ना निकालें और वो ना देखें कि भाई क्या कर रहे हैं आप। तो बिल्कुल ये डर ही हमें सही काम करने के लिए प्रेरणा देता है, और वो डर होना चाहिए। भय बिन प्रीत ना होए गोसाई। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, आप अपनी राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को कहाँ देखते हैं और क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि प्रोफेसर आप बन गए जी, अच्छे एक डॉक्टर आप हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं जी, मगर राजनीति में अपने आप को कहाँ देखते हैं और क्या बनना चाहते हैं जो आपने सोचा हो, और किसको राजनीतिक गुरु मानते हैं? जी, मेरा सौभाग्य ये है कि मैं यंग एज से पॉलिटिशियन नहीं बना। जी। उसको दुर्भाग्य कहें, अभी देखते हैं हमारी एज ग्रुप के लोग अभी सीएम हैं, मंत्री हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा लगता है हम तब हो गए हो तो कितना बढ़िया होता। लेकिन नहीं, मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ कि आई स्टार्टेड इज इन 42-43, और मैं संघ के पहले संपर्क में आया, और उसके बाद मैंने भाजपा में काम शुरू किया। तो संघ का जो संपर्क है ना, वो जो देश प्रेम है, वो जो राष्ट्रवाद है, वो जो एक फील है, वो जब पैदा हो जाती है तो राजनीति को, आप राजनीति को अलग एंगल से देखते हैं। और जो सीधा राजनीति में आ गया और जिसको सिर्फ पद प्रतिष्ठा और इस सब की चिंता, वो अलग एंगल से देखता है। तो मैं इससे मोर देन सेटिस्फाइड हूं कि आज पार्टी अच्छा काम कर रही है। आज ही मैं इंटरव्यू देख रहा था, 2014 तक 3.5 लाख किलोमीटर बना, और आज 7.5 लाख किलोमीटर हाईवेज है 14 से, और ये 12 साल में कितना बड़ा बदलाव है। मैं एक छोटा एग्जांपल इसका दे रहा हूँ, ऐसे हजारों एग्जांपल हैं पार्टी के। चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे शौचालय की बात करें, मकान की बात करें, चाहे 80 करोड़ लोगों को भोजन की बात करें, तो ऐसे हजारों हैं, मैं सैकड़ों नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम इस पे बोल सकते हैं। तो शौचालय कितनी बड़ी बात थी, बिल्कुल सही। माओ को इंतजार करना पड़ता था शाम होने का। उज्ज्वला कोई बुढ़िया कहती थी, 100 लोगों का खानदान, 50 लोगों को खाना बनाती थी, अंधे हो जाए ऐसे पहुंचती थी, अंधे, लेकिन कोई
तो ये छोटी छोटी बातें उस व्यक्ति ने देखी और हमारे संघ ने देखी, जिसने कि भाई ये है जो गाइडेंस करता है, गाइड करता है फोर्सेस के लिए। तो ये चीजें पैदा हुई, तो मैं बहुत मोर देन सेटिस्फाइड हूं कि मैं इस मुकाम पे आया कि मुझे राष्ट्र सेवा भी करने का माध्यम एक भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। और भगवान ने तरक्की बहुत अच्छी करी है, इसे कम नहीं कहा जा सकता कि आप 8-10 साल के सफर में जो है आप जिलाध्यक्ष के स्तर पे पहुंच गए। तो मैं तो ईश्वर से जब भी मंदिर में घुसता हूं तो मेरा पहला शब्द होता है, ईश्वर राजनीति में मुझे वो देना जो मेरे लिए ठीक हो। इसका मतलब यह कि मुझे जरूरी नहीं है कि चुनाव प्रतिनिधि बनाना, पार्षद बनाना या एमएलए बनाना या सांसद बनाना, ऐसा नहीं है। अगर मेरे लिए वो ठीक है, मैं उस कार्य को करने में सक्षम है, तो ईश्वर मुझे उस तरफ लेके जाएगा। हमेशा इच्छा रखनी चाहिए, वो भी बनना चाहूंगा मैं जब भी समय आएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो एक वो है कि उसके माध्यम से कितना बढ़िया, जो आप कहते हैं क्षेत्र बढ़िया कैसे हो, तो उसके माध्यम से मैं कितना बढ़िया कर पाऊं, वो बहुत महत्वपूर्ण है बनने से। अगर मैं वो नहीं कर सकता तो मुझे कभी वो पद नहीं मिलना चाहिए, मुझे कभी सांसद नहीं बनना चाहिए, मुझे विधायक नहीं बनना चाहिए। मुझे अगर उसका माध्यम सेवा रखना है और क्षेत्र को अच्छा करना है तो मुझे बनाए ईश्वर, अदरवाइज मुझे बिल्कुल आगे ना प्रोग्रेस करे। और चाहे मुझे राष्ट्रपति बना दे, मैं उससे भी नहीं बात करता कि नहीं है, और चाहे मुझे यहीं पे मेरा आखिरी पड़ाव राजनीति का, देश सेवा का हो, यहां रखे, मैं उससे प्रसन्न हूं। कर्म ही मुझे लगता है, सेवा ही संगठन, और कर्म जो है वही एक पूजा है। वर्क इज वर्शिप। मैं तो श्री कृष्ण भगवान को आराध्य मानता हूं अपना, उनकी बहुत सारी चीजों को फॉलो करता हूं। कोई लोग पूछते हैं सर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, मैं कहूं वो तो भैया 1 मिनट में गर्दन उड़ा देते थे, तो उससे तो कम ही स्ट्रिक्ट हूं मैं। वो तो 100 गालियों का देते थे कि 100 के बाद 101 भी नहीं देने दूंगा, टक से उड़ा देते थे। कितने राक्षसों का वध कर देते थे। तो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो मान लिया कोई गलत काम कर रहा तो धमकाई रहा हूं, यार ठीक से करो इसको, नहीं तो तुम्हें पता नहीं है। ऐसे शब्द भी आजकल वो अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। दृढ़ता से तो बोलना चाहिए, लेकिन अच्छे से बोलना चाहिए। इसका मैं समझता हूँ ईश्वर जो चाहेगा वो करेगा। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझसे, देखो सेवा का माध्यम है, सबसे बड़ी बात है राजनीति, सामाजिक लोगों से मिलना, रोज नई चीजें सीखना। कोई गरीब व्यक्ति भी संपर्क में है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको पता ही नहीं, किसी योजना का उसकी मदद हो गई तो कितना बड़ा आपने काम कर दिया। आप अपनी जेब से 1 लाख रुपए नहीं दे सकते आसानी से किसी को, बिल्कुल। लेकिन 1 लाख रुपए की उसको और 10 लाख रुपए के बीमा का उसका वो करा दिया अगर, तो 10 लाख रुपए, और परसों उसके माँ बीमार हो गई बढ़िया, और 10 लाख रुपए का उसको इलाज मिल गया कोई भी, तो कितनी बड़ी देश सेवा है। सही बात है। तो इस प्रकार से मैं प्रसन्न हूँ। बाकी विश्वास तो वही है, अगेन ईश्वर पे करता हूँ। गुरु कौन है आपका? गुरु राजनीतिक तो मेरे लेके आए मनोज तिवारी जी। सांसद जी क्योंकि मुझे लाए, और उनसे मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीखी। क्योंकि पॉलिटिशियन जब नहीं होता आदमी, तो क्षत्रिय पने से तो नहीं होती है राजनीति। वो तो एक स्पेशल जिसे कहते हैं वो है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी अपना था, तो मैं उनसे लिया। फिर मैंने प्रेरणा लेता हूँ, अपने विधायक जी हैं, किस प्रकार से एक छोटे से समय में और उस ग्रोथ करते करते फिर बड़ा स्तर लिया, और आज राष्ट्रीय स्तर पे वो काम करते हैं पार्टी के लिए। फिर मैं अपने पार्षद गणों से बहुत सारों से सीखता हूँ कि जो जिस प्रकार से मेन सेवा कर रहे हैं कुछ लोग, तो मैं इस तरीके से मानता हूँ। और प्रेरणा तो फिर हमारी सबकी, देखो एक नरेंद्र मोदी जी हैं आज की डेट में, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, गडकरी जी हैं, जो लोग 24 घंटे इस देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं हमारे, उनको देखते हैं हम किस प्रकार से प्रदेश कार्यालय में 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो सब प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन मेरे गुरु, राजनीतिक गुरु, वो मनोज तिवारी जी सांसद जी हैं, जो मुझे लेके भी आए और आगे भी बढ़ाए, और उन्होंने अच्छा काम करने के लिए प्रेरित। और देखिए सबसे बड़ी बात, वो हमेशा कहते हैं आप मेरे साथ हैं, लेकिन अगर सबसे पहला कोई काम है मैं बुला रहा हूं और संगठन का कोई काम है तो आप मेरे पास नहीं आएंगे, संगठन प्रथम। कई बार उन्होंने जब भी खाली बैठे तो कहते हैं संगठन प्रथम, सेकंड आपके संगठन मंत्री, थर्ड आपके, मतलब सेकंड आपके संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद मैं, या उसके बाद कोई मैं, पहले कार्य फिर संगठन और फिर मैं। हमेशा वो प्रेरणा देते हैं, तो कितनी बड़ी प्रेरणा है। तो आपको ये नहीं लगता है कि आप 4 लोगों के पास बैठे हैं तो आपको सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी की बात सुननी है, संगठन मंत्री जी की सुननी है, उसके बाद सांसद की सुननी है, उसके बाद विधायक की सुननी है। ये हमारा सिस्टम है, और उस सिस्टम को प्रेरित करते हैं। मैं उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार भी आज यहाँ प्रकट करता हूँ कि वो मेरे माध्यम बने ना। ईश्वर किसी को माध्यम बने, ईश्वर तो खुद आता नहीं है कभी, सही बात है। वो किसी को माध्यम बना के भेजता है। राम जी भी जो है वो देखो माध्यम हनुमान जी बने सीता जी को लाने का, कृष्ण भगवान का जो भी काम था वो माध्यम अर्जुन बने सृष्टि की फिर से रचना कर, तो ये माध्यम बना के भेजता है। तो मेरे लिए तो वो माध्यम है, ईश्वर का एक दिया हुआ वरदान है, जिनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। चलिए देखिए, ये हमने हर टॉपिक पे बात की डॉक्टर यूके चौधरी से, जो एक नेता हैं, एक डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, और एक अच्छे इंसान भी हैं। मैं गुस्सा भी आता है उनको। आज के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उस पर भी हमने उनसे बात की, उनकी राय जानी,
और किस तरीके से अपने इस जमुना पार्क को, क्योंकि कलंक के रूप में, एक अभिशाप के रूप में जमुना पार्क को देखा जाता था और आज भी उसको इससे निकलने में भी समय लगने वाला है, मगर तरक्की हो रही है, उस पर भी हमने बात की और क्या इसमें चेंज हो सकता है उस पर भी हमने बात की। आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा? डॉक्टर साहब की राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना उनकी बातों से आप सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा कि अगला वो व्यक्ति कौन हो जिसको हम अपने पॉडकास्ट में लेके आए। नमस्कार, धन्यवाद।